चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। एवरीवन ओवर हियर, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट का एक चैप्टर का एक क्विक लिंकिंग ले लीजिए। एवरीवन ओवर हियर। सर हमने स्टार्ट किया सीखना गुड्स और सर्विस से। गुड्स और सर्विस अगर सप्लाई करोगे, सप्लाई चाहे इंटरस्टेट सप्लाई हो या सप्लाई चाहे इंट्रास्टेट सप्लाई हो, इंटरस्टेट सप्लाई आई जीएसटी लेवी हो जाएगा, इंट्रास्टेट सप्लाई सी जीएसटी लेवी हो जाएगा। एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। कैसे कलेक्ट करेगा? जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। सुनिए बाबा, एक बार वैल्यू आपको पता चल गया, एक बार आपके पास रेट ऑफ टैक्स आ गया, अब गवर्नमेंट बोल रही है बेटा सामने वाले पार्टी से जीएसटी कलेक्ट कर। आपको वैल्यू भी मालूम है, आपको रेट ऑफ टैक्स भी मालूम है, जीएसटी कंप्यूट कर लिया, अब रेज कर दो एक टैक्स इनवॉइस। अगर समझ लीजिए आपने कुछ एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लिया तो उसके लिए क्रेडिट नोट दे दो, अगर कुछ कम ले लिया है उसके लिए डेबिट नोट देके वापस एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लो। डन सर, पॉइंट क्लियर है। जो भी कम कलेक्ट किया है वो आप कलेक्ट कर लो बाय गिविंग ए डेबिट नोट। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। टैक्स इनवॉइस का चैप्टर है चैप्टर में आता है सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 बात करता है अबाउट द टैक्स इनवॉइस चैप्टर, टैक्स इनवॉइस। सेक्शन नंबर 32 बोलता है अनऑथराइज्ड पर्सन, अगर आप अनऑथराइज्ड मतलब अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स के ऊपर प्रोहिबिशन देता है। बोलता है अगर आप नॉट रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो टैक्स कलेक्ट मत कीजिएगा। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, जो लॉ में बोला हुआ है या जो एक्ट में बोला हुआ है उसी के हिसाब से टैक्स कलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 33, जो भी डॉक्यूमेंट इश्यू कर रहे हो उसमें टैक्स अमाउंट अलग से दिखाना। सेक्शन नंबर 34 क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के बारे में बात करता है और डिलीवरी चालान के बारे में बात करता है, रूल नंबर 55। आ जाइए टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों सर ए ग्रेडेड चैप्टर क्यों बोलता हूं मैं? अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से नहीं आता तो बाकी चैप्टर का लिंकिंग फेल हो जाएगा, इसलिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना है। डन सर। प्लस इसमें अमेंडमेंट भी है कुछ छोटे मोटे, तो अमेंडमेंट के कारण भी ये चैप्टर ए ग्रेडेड बन जाता है, करके जाना है। डन सर। आ जाइए सेक्शन नंबर 31 में, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। सेक्शन नंबर 31 है सेक्शन नंबर 31(1), 31(2), उसके बाद आता है 31(3), सेक्शन नंबर 31(4), सेक्शन नंबर 31(5), सेक्शन नंबर 31(6) एंड सेक्शन नंबर 31(7). सेक्शन नंबर 31(1) बोलता है टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स। अगर आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स, टैक्स इनवॉइस कब रेज करना है? ये बोल रहे हैं सर अगर आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स और सप्लाई इन्वॉल्व करता है मूवमेंट, मतलब आपका गुड्स का मूवमेंट होने वाला है, इन दैट सिनेरियो जब आप गुड्स को मूव करोगे मतलब रिमूव करोगे अपने फैक्ट्री से या ऑफिस से, तो आपको टैक्स इनवॉइस रेज करना है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। सर समझ लीजिए अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, एनी अदर केस है। फॉर एन एग्जांपल, मैं अपनी फैक्ट्री बेच रहा था, फैक्ट्री में एक मशीन थी, जो कस्टमर था उसने बोला सर ये मशीन भी मेरे को चाहिए, तो मैंने उसको मशीन जहां थी वहीं के वहीं बेच दिया, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। इन दैट सिनेरियो जब आप उसको मशीन का डिलीवरी दे रहे हो, बेटा डिलीवरी का मतलब नहीं होता है होम डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब यहां है कि जब आप रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको इनवॉइस देना पड़ेगा। एनी अदर केस बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और आपने उसको बोला टेन टेन है आपका मशीन रेडी है, जहां रेडी है वहां का वहीं दे दिया, बेसिकली आपने कोई मूवमेंट नहीं किया, तो ये बोल रहे हैं जहां आपने अवेलेबल कराया वही बन जाएगा, वहीं आपको मतलब तभी आपको इनवॉइस देने की जरूरत पड़ेगी। तो इन केस ऑफ गुड्स आपको अगर मूवमेंट है तो जब रिमूव कर रहे हो अपने फैक्ट्री बिल्डिंग से या ऑफिस से तो आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा ऑन और बिफोर। सर अगर रिमूव नहीं कर रहा हूं, इन दैट सिनेरियो कोई मूवमेंट नहीं है, अगर मूवमेंट नहीं है सप्लाई इन्वॉल्व डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, तो सर जब डिलीवरी दिया बेसिकली जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए या जब उसको अवेलेबल करा दिया तब आपको इनवॉइस देना पड़ेगा। याद रखिएगा इनवॉइस में आपको क्या क्या दिखाना है, DQBTS, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू, टैक्स एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज टोल्ड इन रूल नंबर 46। डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू, टैक्स, सच अदर पर्टिकुलर्स विच आर टोल्ड इन रूल नंबर 46, ये सारे चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी अपने टैक्स इनवॉइस में। उसके बाद बोला है इनवॉइस कितने कॉपीज इशू करना है? सर इनवॉइस ट्रिप्लिकेट में इशू करना है। अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो
तो आपको इनवॉइस किए 3 कॉपीज बनाने हैं। ओरिजिनल आप दोगे रिसिपिएंट को जो किंग है कस्टमर, सेकेंडली ट्रांसपोर्टर को 1 कॉपी दोगे एंड थर्डली 1 कॉपी अपने पास रखोगे। सर अगर मैं सप्लायर ऑफ सर्विस हूं, सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए बोला गया है आपको इनवॉइस देना है, आज सर्विस दे दिया विद इन द नेक्स्ट 30 डेज, मतलब इनवॉइस पहले भी दे सकते हो बट मैक्सिमम टाइम लिमिट जब सर्विस दे दिया उसके विद इन 30 डेज। लेकिन कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट ने बोला है बिफोर और आफ्टर द प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस बट विद इन 30 डेज। कुछ लोगों के लिए 45 डेज का टाइम लिमिट भी दिया गया है। सर ये 45 डेज का टाइम लिमिट किसको एप्लीकेबल है? अगर आप हो NBFI, ध्यान रखिएगा NBFC, ठीक है सर, बैंकिंग कंपनी, आप हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप हो इंश्योरेंस कंपनी, NBFI के लिए 45 डेज का टाइम लिमिट भी दिया गया है। सर अगर आप हो NBFI, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद ध्यान रखिएगा अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो तो आपके इनवॉइस में डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, टैक्स एंड सच अदर पर्टिकुलर्स व्हिच आर टोल्ड इन रूल नंबर 46 होने चाहिए। क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है सर। उसके बाद बोला है आप जब सर्विस के लिए इशू कर रहे हो इनवॉइस, डुप्लीकेट होने से चलेगा। क्यों सर? क्योंकि सर्विस आप जब प्रोवाइड कर रहे हो, मैं सर्विस सप्लायर हूं, आप रिसिपिएंट हो, सर्विस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है एंड हेंस इन दिस सिनेरियो बोला गया है 1 दीजिएगा किंग को, 1 रखिएगा अपने पास, 2 इनवॉइस होने से चलेगा। उसके बाद जब आप रूल नंबर 47 पढ़ोगे तो उसमें बोला गया है अगर कौन है? NBFIT है, NBFIT, NBFC, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी या टेलीकॉम कंपनी, अगर ये हैं और ये अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विसेज दे रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल एक बैंक अपने दूसरे बैंक के मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच को कोई को सर्विस दे रहा है, इस केस में इनवॉइस कब रेज करेगा? ये इस पे इनवॉइस तब रेज करेगा जब ये अपने बुक में अकाउंटिंग करेगा या लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर एंडिंग से पहले इसको अपना इनवॉइस रेज करना है। यही बोला गया है। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, टेलीकॉम ऑपरेटर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस टू डिस्टिंक्ट पर्सन issue invoice before at the time the supplier records in his books of account or before the expiry of the quarter in which supplies are made। सर supplies are made मतलब जिस क्वार्टर में सप्लाई किया है वो खत्म होने से पहले आपको इनवॉइस रेज कर देना है। मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 31, यस सर आपने पढ़ाया सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31(1) बोला गुड्स का केस में कब इनवॉइस रेज करना है, 31(2) बोला सर्विसेज के केस में कब इनवॉइस रेज करना है। गुड्स का केस में आपको इनवॉइस रेज करना है एट द टाइम ऑफ रिमूवल और मेकिंग अवेलेबल और डिलीवरी। सर्विसेज का केस में 30 डेज और 45 डेज। 45 डेज याद रखिएगा NBFI का केस में, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। लेकिन ये जो था सेकेंड वाला कि सर ये था NBFIT के लिए, ठीक है सर, ध्यान रखेंगे डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 31(3). सेक्शन नंबर 31(3) क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 31(3) बात करता है RNBARSP। R क्या है? 31(3) A B C D E F and G। ए बात करता है सर रिवाइज्ड, R फॉर रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस के बारे में। सर एन किसके बारे में बात करता है? नो टैक्स इनवॉइस। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन 200 रुपीज है, वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन 200 है और आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, इस केस में इनवॉइस की कोई जरूरत नहीं है। सर बी बात कर रहा है बिल ऑफ सप्लाई के बारे में। अगर आप सप्लाई कर रहे हो एग्जाम सप्लाई या आप कॉम्पोजिशन डीलर हो तो आप इश्यू करोगे बिल ऑफ सप्लाई। उसके बाद आता है एडवांस, ए फॉर एडवांस। जब भी एडवांस मिलेगा रिसीट वाउचर आपको इश्यू करना है। यस सर याद रहेगा रिसीट वाउचर। अगर एडवांस को रिफंड कर दिया तो रिफंड वाउचर इश्यू करना है, ये बोला गया है 31(3)(E) में। उसके बाद आता है एस मतलब सेल्फ इनवॉइस। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है और रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज में जीएसटी देगा तो एस फॉर सेल्फ इनवॉइस इशू कर लेगा अपने आप को। यस सर, जब भी आप पेमेंट कर रहे हो उन सप्लायर को जिन्होंने सप्लाई किया और टैक्स आप रिवर्स चार्ज में दे रहे हो तो उसमें पेमेंट वाउचर भी आपको इशू करना है। ये बात कर रहा है पेमेंट वाउचर RNBARSP। याद रखिएगा RN(SP). डन सर, पॉइंट क्लियर है, याद रखिएगा यहां पे। चलिए शुरू करते हैं 31(3)(A) रिवाइज टैक्स इनवॉइस विद इन 1 मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सर ये क्या बोल रहा है समझ लीजिए।
आप बन गए लायबल। जब आप लायबल हो जाते हो फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन नंबर 22 और 24, आपको बोला गया है कि आपको अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन 30 डेज। आपने अगर 30 डेज में अप्लाई कर दिया और यहां पे अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फ्रॉम द डे यू बिकम लायबल। यस सर, याद है। अब हम यहां लायबल हो गए, यहां रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया। ये जो सप्लाईज है, ये जो सप्लाईज मैंने किए हैं, ये सप्लाईज के लिए मेरे को विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ इशू करना है रिवाइज टैक्स इनवॉइस। अब जस्ट इमेजिन, इस दौरान मैंने सप्लाई किए, लाखों सप्लाई किए, हर एक सप्लाई के लिए क्या रिवाइज टैक्स इनवॉइस बनाऊंगा। इसीलिए इन्होंने बोला कि आप ये जो सप्लाईज है इसके लिए आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस कंसोलिडेटेड भी बना सकते हो। समझ लीजिए, आपने इस दौरान जो सप्लाईज किए थे वो या तो इंट्रा स्टेट सप्लाई थे या सर इंटर स्टेट सप्लाई थे। इंट्रा स्टेट सप्लाई या तो आपने रजिस्टर्ड पर्सन को किए होंगे या अनरजिस्टर्ड पर्सन को किए होंगे। रजिस्टर्ड पर्सन को अगर किया है तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना, कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस पॉसिबल नहीं है। हर एक सप्लाई का अलग अलग इनवॉइस देना पड़ेगा। ठीक है सर। अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया था, सप्लाईज इस दौरान किसको किया था? अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया था। इंट्रा स्टेट अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो जो भी सप्लाईज किए हैं उनके लिए एक कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस बनाइए, क्योंकि फ्रंट पार्टी को एनीवेज कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। उसके बाद बोला गया अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई किया है, रजिस्टर्ड पर्सन को किया है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया है, याद रखना रजिस्टर्ड पर्सन के लिए तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस देना है, कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने सप्लाई किया था इस दौरान इंटर स्टेट सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो याद रखिएगा कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू किया जा सकता है। बट यहां पे एक छोटा सा कैच है। सर छोटा सा कैच क्या है? छोटा सा कैच ये है, 1 मिनट, ये बोलता है कि सर जब आप कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस दे रहे हो तो सर कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस आप उन सप्लाई के लिए नहीं दे सकते, कैन नॉट बी गिवन इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 2.5 लाख। देख लीजिए यहां पे यही बोला गया है, सर फॉर इनवॉइसेस बिटवीन इफेक्टिव डेट टू द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इस दौरान जो भी सप्लाई किए हैं उसके लिए आप इशू कीजिए रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ठीक है सर। उसके बाद बोला गया है फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई इशू कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस फॉर ऑल अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसके लिए आप कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। सर अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, नो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 2.5 लाख, मतलब यहां पे जो सप्लाई किया है अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 2.5 लाख है उसके लिए कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस अनरजिस्टर्ड पर्सन रिलेटेड आप इशू कर सकते हो। उसके बाद बोला गया है नो कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस फॉर सप्लाईज टू ए रजिस्टर्ड पर्सन वेदर इंट्रा और इंटर, रजिस्टर्ड पर्सन रिलेटेड कोई कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस नहीं होगा, इंडिविजुअल रिवाइज टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा। डन सर, लेट्स गो अहेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला गया है रजिस्टर्ड पर्सन इशू नहीं करेगा इनवॉइस, रजिस्टर्ड पर्सन नॉट टू इशू इनवॉइस। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? मैंने आपको सेक्शन नंबर 31 3A पढ़ाया। अभी ए बोला रिवाइज टैक्स इनवॉइस, यस सर रिवाइज टैक्स इनवॉइस, पॉइंट क्लियर है। बी बोल रहा है आर, मैंने बोला एन फॉर नो टैक्स इनवॉइस, नो टैक्स इनवॉइस मतलब आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना ही नहीं है अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन 200 है, प्लस रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको कोई क्रेडिट लेना नहीं है, प्लस उसने आपसे इनवॉइस मांगा नहीं। समझ लीजिए एक बच्चा आया दुकान में, बोला अंकल अंकल चॉकलेट दीजिए, आपने 10 रुपए का चॉकलेट दिया, उसने बोला अंकल दे इनवॉइस, तो बेटा देना पड़ेगा। इफ इट डज नॉट रिक्वायर देन यू डोंट हैव टू गिव, अगर वो मांगा नहीं तो नहीं देना है। चलिए रजिस्टर्ड पर्सन टू इशू, तो समझ लीजिए मैं एक छोटा सा शॉपकीपर हूं, मैंने एक बच्चे को बेचा 10 रुपए का, 20 रुपए का, एक बच्चे को बेचा 30 रुपए का, ये सब के लिए मैंने इनवॉइस नहीं दिया। एट द एंड ऑफ द डे अपने सिस्टम में एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस मैं रेज कर लूंगा। यही बोला है इशू कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ द डे फॉर ऑल सच सप्लाईज। उसके बाद थर्ड वन यहां पे बोला गया था RN बी मतलब बिल ऑफ सप्लाई। अगर आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो या आप सब हो कंपोजिशन डीलर तो आपको हमेशा इशू करना है बिल ऑफ सप्लाई, और अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन 200 है, लेस देन 200 है तो सर बिल ऑफ सप्लाई की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, याद रखिएगा
टैक्स इनवॉइस की जरूरत नहीं है अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन 200 अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, लेकिन ये मल्टीप्लेक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब जो मल्टीपल स्क्रीन वाले थिएटर होते हैं वो अगर सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन 200 भी हो, उनको बोला गया है मल्टीप्लेक्स कंपल्सरी टू इशू ई टिकट, उनके लिए ई टिकट देना जरूरी है और ई टिकट ही मान लिया जाएगा एज द टैक्स इनवॉइस, और उसमें कोई रेसिपिएंट का डिटेल नहीं हो तो भी चलेगा। ऑल्सो दे हैव टू इशू ई टिकट इवन इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 200। क्या बोला मैंने आपको, अगर एक मल्टीप्लेक्स थिएटर है 100-200 रुपए से कम का टिकट भी बेच रहा है तो भी उनको इनवॉइस नहीं देना है, ई टिकट देना है, और ई टिकट को मान लिया जाएगा वही टैक्स इनवॉइस है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आ गया ए बी सी। तो मैंने आपको बोला अभी तक आर एन बी। ए आता है, ए बोलता है एडवांस अगर मिला है तो सर जब एडवांस मिला, अगर एडवांस के अगेंस्ट कोई इनवॉइस भी नहीं दिया है और कोई सप्लाई भी नहीं किया है तो सर जब एडवांस मिलता है, एडवांस ले के समय आपको उनको देना है रिसीट वाउचर। ठीक है सर, रिसीट वाउचर देना है। सर मैंने जब एडवांस लिया मैं नहीं जानता था कि मैं जब उसको सप्लाई करूंगा इंट्रा करूंगा या इंटर करूंगा, माइट भी हेड ऑफिस से पैसे आ गए और हेड ऑफिस ने बोला हम बताएंगे कहां सप्लाई करना है, मैं नहीं जानता इंट्रा करूंगा इंटर करूंगा, मैं नहीं जानता कौन सा आइटम सप्लाई करूंगा, तो बेटा कोई बात नहीं, इंटर मानते हुए एडवांस के रिसीट पे आईजीएसटी पे कर देना और एट द रेट ऑफ 18%, अगर रेट भी मालूम नहीं है एट द रेट ऑफ 18% पे कर देना। लेकिन ध्यान रखना, अगर सप्लायर ऑफ गुड्स है और एडवांस मिला है, सप्लायर ऑफ गुड्स डोंट हैव टू पे जीएसटी ऑन एडवांस। ध्यान रखिएगा उस पॉइंट का, मतलब ये पॉइंट सिर्फ सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। आर एन बी ए आर, आर फॉर रिफंड वाउचर। सर आपको एडवांस मिला, आपने कोई सप्लाई भी नहीं की, आपने कोई इनवॉइस भी नहीं दिया है और बंदे ने बोला सर पैसे वापस दो। आप जब पैसे वापस कर रहे हो तो सर रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा। यही बोला गया है, अगर जब एडवांस मिला है इशू रिसीट वाउचर, इंटरस्टेट मानते हुए आईजीएसटी पे कर देना। सर जब रिफंड कर रहे हो, मतलब सप्लाई भी नहीं किया, टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं किया है, तो अगर रिफंड कर रहे हो तो रिफंड वाउचर इशू कर देना। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुन लीजिए एक बात, समझ लीजिए एक बंदा है जो रजिस्टर्ड पर्सन है और उसने मेरे को सप्लाई किया है और मेरे को जीएसटी देना है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। याद रखिएगा, रजिस्टर्ड पर्सन अगर आपको सप्लाई कर रहा है और आपको जीएसटी अंडर आरसीएम देना है तो वो आपको टैक्स इनवॉइस देगा। टैक्स इनवॉइस में लिखेगा कि बेटा जीएसटी अंडर आरसीएम दे देना, तो इधर तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और उसने आपको सप्लाई किया है और आपको जीएसटी अंडर आरसीएम देना है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है, ये तो टैक्स इनवॉइस नहीं देगा। तो बेटा इस केस में क्या होगा, ये आपको कोई बिल वगैरह दे देगा, कमर्शियल इनवॉइस। आपको सेक्शन नंबर 31(3)(f बोलता है बेटा, तो खुद एक टैक्स इनवॉइस अपने आप पे रेज कर लेना। ये बोला गया है यहां पे, देखिए, registered person liable to pay tax under reverse charge issue an invoice with respect to goods services from unregistered person on the date of receipt। मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर आपको सप्लाई कर रहा है तो आपको सेल्फ इनवॉइस रेज करना है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करेगा तो वो तो टैक्स इनवॉइस देगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद समझ लीजिए, आप इनको पेमेंट कर रहे हो, चाहे रजिस्टर्ड पर्सन को पेमेंट कर रहे हो चाहे अनरजिस्टर्ड पर्सन को, क्योंकि आप टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज दे रहे हो। जब भी इनको पेमेंट करोगे तो दोनों में बोला है 31(3)(g बोलता है पेमेंट वाउचर देना। पेमेंट वाउचर दोनों ही केस में आएगा बेटा। सेक्शन नंबर 31(3)(f सिर्फ इस केस में आएगा, लेकिन पेमेंट वाउचर दोनों केस में आएगा। सर जब भी आप रिवर्स चार्ज में सप्लाई लिए हो और पेमेंट कर रहे हो सप्लायर को, चाहे सप्लायर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, जब पेमेंट करोगे तो पेमेंट वाउचर इशू कर लेना। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, आ जाइए रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 31(3) में मैंने, सेक्शन नंबर 31 में मैंने आपको पढ़ाया 1 कि गुड्स का केस में कब इनवॉइस रेज करोगे, 2 सर सर्विसेज का केस में कब इनवॉइस रेज करोगे, गुड्स का केस में रिमूवल और डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल, सर्विसेज 30 डेज और 45 डेज इन केस ऑफ एनबीएफआई। 3 में मैंने बोला RNBARSP। सर इस केसेस में क्या इनवॉइस रिलेटेड डिटेल्स था मैंने आपको बता दिया। 31(4) बोलता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस में कब इनवॉइस रेज करोगे। फॉर एन एग्जांपल, एक शॉपकीपर है, वो कंटिन्यूअसली पेपर
वगैरह मेरे शॉप्स में मेरे ऑफिस में सप्लाई करता है। मैंने उसको बोला हर रोज मत आया कर इनवॉइस के साथ, तू सप्लाई करता रहे, एट द मंथ एंड स्टेटमेंट लेके आना, मैं पेमेंट कर दूंगा। जब वो मेरे को स्टेटमेंट देगा तब वो इनवॉइस दे देगा। ठीक है सर, क्योंकि ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का मामला है। सर अगर समझ लीजिए उसने मेरे को स्टेटमेंट नहीं दिया, मैंने उसको डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, जब मैं पेमेंट कर दूंगा तो वो मेरे को इनवॉइस दे देगा। यही बोला गया यहां पे। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स कंटिन्यूसली और ऑन रेकरेंट बेसिस का केस में अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट का मामला है, जब वो स्टेटमेंट देगा, इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ सच स्टेटमेंट। सर अगर वो स्टेटमेंट नहीं दे रहा है तो जब मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं, तब वो मुझे इनवॉइस देगा, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट मतलब जब पेमेंट इन्वॉल्व है, जब मैं उसको पेमेंट करूंगा तब वो मेरे को इनवॉइस देगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस को कंटिन्यूस सप्लाई तभी माना जाएगा व्हेन इट इज फॉर ए पीरियड विच इज ग्रेटर देन 3 मंथ्स। ठीक है सर, अगर मैंने आपको सर्विस देना है और समझ लीजिए 6 महीने के लिए सर्विस दे रहा हूं तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का मामला है। अब यहां ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में बोला गया है अगर मेरे और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ड्यू डेट असर्टेनेबल है, लिखा हुआ है कि रमेश ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है, मेरे और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है, तो अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल है तो मैं आपको जब इनवॉइस दूंगा, इनवॉइस ऑन और बिफोर दैट ड्यू डेट मैं आपको दे दूंगा। सर अगर हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल ही नहीं है, पेमेंट का ड्यू डेट लिखा हुआ ही नहीं है, कब मेरे को आपको पेमेंट करना है, जब आप आके मेरे से पेमेंट लेके जाओगे तो आप मुझे इनवॉइस दे दोगे। फॉर एन एग्जांपल, आप वो सप्लायर, मैं हूं रिसिपिएंट, ड्यू डेट असर्टेनेबल है, तो आप एज ए सप्लायर मुझे इनवॉइस कब दोगे, ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ठीक है सर, अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है तो सर जब मैं आपको पेमेंट करूंगा तब आप मुझे इनवॉइस दे दोगे। अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट से तो सर जब मैं आपको पेमेंट करूंगा तब आप मुझे इनवॉइस दे दोगे। अगर पेमेंट लिंक टू कंप्लीशन है कि आप जब फर्स्ट फ्लोर बना लेते हो तब आ जाना, 10% पेमेंट कर दूंगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि पेमेंट लिंक टू कंप्लीशन, तो सर जब जब वो इवेंट कंप्लीट हो रहा है उससे पहले या जब वो इवेंट कंप्लीट हो रहा है आपको मेरे को इनवॉइस देना होगा, ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ द इवेंट। सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेड बिफोर कंप्लीशन, समझ लीजिए मैं आपको कोई सर्विस दे रहा था, आधा सर्विस दिया है या और आप बोल रहे हो बेटा मैं जा रहा हूं, सर मेरे को सर्विस पसंद नहीं आया मैं जा रहा हूं। बेटा रुक जा, जितना सप्लाई दिया है उतना का इनवॉइस लेते हुए जा, तो मैं आपको इनवॉइस दूंगा और एट द टाइम ऑफ सीजेशन जितना सर्विस मैंने या जितना मैंने आपको सप्लाई दिया है उसका इनवॉइस जाते हुए बंदे को मैं दे दूंगा। तो यही बोला है, इनवॉइस एट द टाइम ऑफ सीजेशन टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई बिफोर सीजेशन, जितना सर्विस दिया है उतने का तो इनवॉइस दे दीजिए। नेक्स्ट, गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, क्या बोल रहा है ये, मैंने आपको कुछ गुड्स भेजे, फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको गुड्स भेजे ऑन 1 जनवरी। ठीक है सर, अब गवर्नमेंट ने बोला है रमेश अगर आपने किसी को गुड्स भेजे फॉर अप्रूवल आपको इनवॉइस देना है, 6 महीने का टाइम लिमिट मिलेगा, 30 जून 6 महीने हो गए, 180 डेज। अब आप एक काम कीजिएगा, समझ लीजिए यहां पे उस बंदे ने बोला आई लाइक द गुड्स, अप्रूव कर दिया तो उस दिन आप उसको इनवॉइस दे देना। समझ लीजिए उसने 6 महीने में अप्रूव नहीं किया, रिटर्न लिया आपने गुड्स, अगर रिटर्न नहीं लाया, 6 महीने खत्म हो गए, 6 महीने खत्म होते ही आपको इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। याद रखिएगा, बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई मतलब जब अप्रूवल मिल गया तो वो सप्लाई हो गया, उस टाइम पे आपको इनवॉइस रेज करना है। सर अगर समझ लीजिए अप्रूवल मिला यहां तो सर उस केस में आप इनवॉइस वहां नहीं, इनवॉइस यहीं रेज करना पड़ेगा, जैसे 6 महीने खत्म हो गए इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। यही बोला है, बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। चलिए बाबा, सेक्शन नंबर 31 खत्म होता है, सुन लीजिए। सेक्शन नंबर 31 मैंने आपको पढ़ाया, सेक्शन नंबर 31(1) जो बोला गुड्स का केस में इनवॉइस रेज करना है एट द टाइम ऑफ रिमूवल, मेकिंग अवेलेबल और डिलीवरी। सर सेक्शन नंबर 31(2) मैंने आपको बोला सर्विस का केस में 30 डेज और 45 डेज इन केस ऑफ NBFI। सेक्शन नंबर 31(3) बोला RNBAR SP का केस। ठीक है सर, सेक्शन नंबर 31(4) बोला कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस में सक्सेसिव स्टेटमेंट के टाइम पे या जब पेमेंट हो रहा है तब इनवॉइस देना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 31(5) बोला कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का केस होता है व्हेनेवर ए सर्विस इज प्रोवाइडेड फॉर ग्रेटर देन
3 months। तो इधर बोला है अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल है ऑन और बिफोर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है ऑन और बिफोर पेमेंट। सर पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन, तो जब भी इवेंट कंप्लीट हो गया तब इनवॉइस रेज करना पड़ेगा या बिफोर दैट। उसके बाद बोला है 31.6 सर अगर सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस बिफोर कंप्लीशन, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस जो आप सर्विस दे रहे थे वो सीज हो गया, मतलब वो सामने वाला बंदा बोला मेरे को और सर्विस नहीं चाहिए, तो मैं बोलूंगा जितना सर्विस दिया है उसका इनवॉइस लेते हुए जा जब जा रहा है। ठीक है सर। 31.7 बोला अगर अप्रूवल पे गुड्स भेजा है तो सर जब अप्रूवल दे दिया गया तब इनवॉइस दे देना, या 6 मंथ खत्म हो गया 180 डेज खत्म हो गया नेक्स्ट डे इनवॉइस रेज कर देना। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुन लीजिए, मैंने आपको पढ़ा दिया टैक्स इनवॉइस चैप्टर में सेक्शन नंबर 31। अब आता है सेक्शन नंबर 32। सेक्शन नंबर 32 बोलता है प्रोहिबिशन ऑन अनऑथराइज्ड कलेक्शन। सर किसने रोका है मुझे जीएसटी कलेक्ट करने से? मैं तो जीएसटी कलेक्ट करूंगा। सेक्शन नंबर 32 बोलता है अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो जीएसटी कलेक्ट मत करना, अगर रजिस्टर्ड पर्सन हो तो जैसे लॉ में बोला है जितना बोला है उतना ही कलेक्ट करना। ये बोला है सेक्शन नंबर 32 ने। प्रोहिबिशन ऑन अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स, अनरजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट कलेक्ट, मत लीजिएगा, और रजिस्टर्ड पर्सन हो तो जितना लॉ में बोला है उतना ही लीजिएगा। उसके बाद आता है रूल नंबर 46। समझ लीजिए, मैंने आपको सप्लाई किया, मैंने टैक्सेबल सप्लाई भी किया, एग्जाम सप्लाई भी किया। फॉर एन एग्जांपल मैं हूं बिग बास्केट, मैंने आपको सप्लाई किया डिओड्रेंट भी और सब्जी भी, और मैंने आपको सप्लाई किया है। अगर आप सुनिए, अगर मैंने सप्लाई किया टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई, तो ध्यान रखिएगा, समझ लीजिए मैं हूं बिग बास्केट और मैंने टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों सप्लाई किया है। अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं रजिस्टर्ड पर्सन को और अनरजिस्टर्ड पर्सन को, लोगों ने बोला सर क्या हम एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, एक ही इनवॉइस दे दें? गवर्नमेंट ने बोला अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई, याद रखना टैक्सेबल सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस अलग से देना पड़ेगा सेपरेट, और एग्जाम सप्लाई के लिए बिल ऑफ सप्लाई अलग से देना पड़ेगा अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है। समझ लीजिए मैंने बिग बास्केट से सामान ऑर्डर किया अपने घर के लिए, तो सर अगर कोई टैक्सेबल सप्लाई है और एग्जाम सप्लाई दोनों है तो बोला है दोनों के लिए टैक्स इनवॉइस होता है। इनवॉइस होता है किसके लिए? टैक्सेबल सप्लाई के लिए। एग्जाम सप्लाई के लिए बिल ऑफ सप्लाई होता है। एक काम कर, एक डॉक्यूमेंट का नाम बना, डॉक्यूमेंट का नाम हो गया इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, और उस बंदे को इश्यू कर दे। सेपरेट दो डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। ओनली व्हेन यू आर सप्लाइंग टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई टू whom? टू ए अनरजिस्टर्ड पर्सन। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही बोला है, ध्यान रखना, अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर सप्लाई कर रहे हो टैक्सेबल प्लस एग्जाम तो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 33। ये बोलता है जो भी डॉक्यूमेंट इश्यू कर रहे हो ना टैक्स अमाउंट अलग से दिखा देना। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर कौन सा सेक्शन बोल रहा है कि सर टैक्स अमाउंट सेपरेटली दिखाना है, या समझ लीजिए एक केस लॉ बनाएंगे कि राम ने अपना सप्लाई किया और टैक्स अमाउंट सेपरेटली नहीं दिखाया, तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर सेक्शन नंबर 33 बोलता है कि राम बेटा टैक्स अमाउंट सेपरेटली दिखाइए। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए सेक्शन नंबर 34(1) बोलता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की बात आती है सेक्शन नंबर 34 में। सेक्शन नंबर 34(1) आता है, सेक्शन नंबर 34(2) आता है, ये बात करता है क्रेडिट नोट के बारे में। सेक्शन नंबर 34(3) आता है और 4 आता है, वो बात करता है डेबिट नोट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 31(1). सेक्शन नंबर 31(1) बोलता है व्हेन वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस इज इशूड फॉर द सप्लाई। मैंने आपको सप्लाई किया और टैक्सेबल वैल्यू टैक्स चार्ज ज्यादा ले लिया, मैंने आपसे ज्यादा पैसे ले लिए। टैक्सेबल वैल्यू या तो वैल्यू ज्यादा ले लिया या जीएसटी ज्यादा ले लिया, या सर मैंने आपको सप्लाई किया और आपने मेरे को गुड्स वापस कर दिए, या सर मैंने जो आपको सप्लाई किया ना आप घर गए बोले सर 10 गुड्स का इनवॉइस दिया है 5 ही गुड्स है, तो इन दिस सिनेरियो मैं आपको बोलूंगा सॉरी बाबा, जो भी मैंने आपसे एक्स्ट्रा कलेक्ट किया है उसके लिए आप हो गए मेरे क्रेडिटर और मैं आपको दे दूंगा क्रेडिट नोट। मैं रजिस्टर्ड सप्लायर विल इश्यू 1 और मोर क्रेडिट नोट। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब एक बात बताइए, मैंने अगर आपको क्रेडिट नोट इश्यू किया है तो सर वो क्रेडिट नोट कब तक मैं अपने रिटर्न में दिखा सकता हूं? याद रखिएगा, अगर एक इनवॉइस रिलेटेड आपने क्रेडिट नोट इश्यू किया है तो वो क्रेडिट नोट का मैक्सिमम टाइम लिमिट आपको दिखाना है, उसको टाइम लिमिट टू इश्यू एंड डिक्लेयर अर्लियर ऑफ मंथली रिटर्न ऑफ सितंबर, मतलब इश्यू कर देना सितंबर तक। समझ लीजिए इस ईयर एक साल है, इस साल रिलेटेड
इस साल रिलेटेड आप अगर 1920 रिलेटेड एक क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो तो मैक्सिमम टाइम लिमिट होगा मंथली रिटर्न ऑफ सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब इस मंथ तक आपको क्रेडिट नोट इशू कर देना है और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, समझ लीजिए एनुअल रिटर्न यहां फाइल हो गया तो ये लास्ट डेट टू इशू क्रेडिट नोट हो जाएगा। सर समझ लीजिए एनुअल रिटर्न यहां फाइल हुआ तो लास्ट डेट टू इशू क्रेडिट नोट हो जाएगा सितंबर मंथ। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट एंड अगर आप टाइम लिमिट में फाइल करोगे तो सुनिए, मैंने आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करके एक्स्ट्रा जीएसटी गवर्नमेंट को दे दिया है। अगर मैं टाइम लिमिट पे आपको क्रेडिट नोट दे देता हूं तो जो जीएसटी एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को दिया है वो अब एडजस्ट कर सकता हूं। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सेक्शन नंबर 34(3) बोलता है डेबिट नोट कब इशू कर सकते हैं? व्हेन वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस इशूड फॉर द सप्लाई टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्जेस लेस। मैंने आपसे कम ले लिया, मैंने आपसे वैल्यू कम लिया या जीएसटी कम लिया, गवर्नमेंट बोल रहा है रमेश कोई बात नहीं, जब मर्जी हो टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट इशू करना और अमाउंट कलेक्ट कर लेना। रजिस्टर्ड सप्लायर शैल इशू, मैंडेटरी है, आपको इशू करना पड़ेगा वन और मोर डेबिट नोट एंड डेबिट नोट का इशुएंस का टाइम लिमिट कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब पता चला कि कम चार्ज किया है, कम जीएसटी दिया है, बेटा उस दिन डेबिट नोट दे देना और अमाउंट कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना। गवर्नमेंट बोलता है जब लेने की बारी आई तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, डेबिट नोट दे, जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दे। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 30, मैंने आपको पढ़ाया टैक्स इनवॉइस चैप्टर में सर सेक्शन नंबर 31 टैक्स इनवॉइस रिलेटेड डिटेल्स का बात किया। 32 बोला अनऑथराइज्ड कलेक्शन, 33 बोला टैक्स अमाउंट टू बी शोन सेपरेटली। सेक्शन नंबर 34 1 एंड 2, सेक्शन नंबर 34 1 एंड 2 बात किया किसके बारे में? 1 एंड 2 बात किया क्रेडिट नोट। सर 3 एंड 4 बात किया डेबिट नोट के बारे में। यस सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुन लीजिए, लेफ्ट साइड में अगर आओगे ई इनवॉइसिंग रिलेटेड प्रोविजंस है। ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021 चेंजेस आए थे और 1/4/2021 में ये बोला गया था, उससे पहले ही इनवॉइसिंग आ गया था, लेकिन एज ऑन 1/4/2021 अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो प्लस आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 कभी भी इफ इट एक्सीड्स 50 करोड़ रुपीज, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम के लिए मई 22 के लिए 50 करोड़ लिमिट ही एप्लीकेबल है। ठीक है सर, तो सर अगर मेरा 17, 18, 18, 19, 19, 20, 2021 में किसी भी साल में एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर एक्सीड हुआ है कितना? 50 करोड़ रुपीज से, तो सर मैं जब सप्लाई कर रहा हूं B2B सप्लाईज या मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं उसके लिए मेरे को ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं किस पे? आपको अगर याद है मैंने पढ़ाया था एसईजेड यूनिट। यस सर, ई इनवॉइसिंग प्रोविजन, ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल अगर आप हो एसईजेड यूनिट प्लस बीजीपीएम। सर ये बीजीपीएम क्या है? बीजीपीएम था बी फॉर बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी मतलब एनबीएफआई, आपको ध्यान रखना है। अगर आप हो एनबीएफसी, अगर आप हो बैंकिंग कंपनी, अगर आप हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या आप हो इंश्योरेंस कंपनी, जी फॉर जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी आप हो, पी फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में आप हो, या सर आप हो मल्टीप्लेक्स। याद रखिएगा इनके केस में ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है अगर आप हो एसईजेड यूनिट या आप हो बीजीपीएम। अब गवर्नमेंट ने दो लोगों को एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम ई इनवॉइसिंग। मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट इस बार के लिए कि सर अगर आप हो गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट या आप हो लोकल अथॉरिटी तो आपको भी ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट, यस सर गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को भी ई इनवॉइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। यस सर, पॉइंट क्लियर है। सुन लीजिए, मैंने अमेंडमेंट के बुकलेट में भी ये लिखा है। अगर अमेंडमेंट बुकलेट आपने डाउनलोड कर लिया है तो वेरी गुड, नहीं डाउनलोड किया है तो babarameshsoni.com में जाइए, फ्री रिसोर्सेज में सीए फाइनल मई 22 फोल्डर में आपको स्टैट्यूटरी अपडेट मटेरियल मिल जाएगा। ये स्टैट्यूटरी अपडेट मटेरियल में मैंने सारे क्रक्स वगैरह लिखे हैं। सुन लीजिए, टैक्स इनवॉइस चैप्टर में अमेंडमेंट आया है ई इनवॉइसिंग में। ई इनवॉइसिंग प्रोविजन अब एप्लीकेबल नहीं है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को, तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम पर्पस के लिए ई इनवॉइसिंग प्रोविजन किनको एप्लीकेबल नहीं है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, सर एसईजेड एंड बीजीपीएम। यस सर, पॉइंट क्लियर है। ध्यान रखिएगा यही बोला है ई इनवॉइसिंग टैक्स इनवॉइस चैप्टर में ये अमेंडमेंट आया है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है?
उसके बाद बोल रहा है डायनामिक क्यूआर कोड। आपको याद होगा डायनामिक क्यूआर कोड, एक दुकान में अगर आप जा रहे हो और वो दुकानदार B2C सप्लाई कर रहा है, उसका टर्नओवर एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके अगर 500 करोड़ एक्सीड किया है, तो वो शॉपकीपर जब आपको इनवॉइस देगा तो वो इनवॉइस में क्यूआर कोड, डायनामिक क्यूआर कोड डाल के देगा, आप स्कैन कीजिए, पेमेंट कीजिए और चलते बनिए। तो वो बोल रहा है डायनामिक क्यूआर कोड किसके किसके लिए एप्लीकेबल है, देख लीजिए। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2020, रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 से एक्सीड हो रहा है 500 करोड़ रुपीस विथ रेस्पेक्ट टू B2C सप्लाई, जब वो कर रहे हैं क्या, B2C सप्लाईज, तो सर उसके लिए उनको देना पड़ेगा डायनामिक क्यूआर कोड। पर्पस क्या है, यूपीआई पेमेंट्स एनेबल करना है गवर्नमेंट को। सर डायनामिक क्यूआर कोड किन पे एप्लीकेबल नहीं है, सुन लीजिए। जो डायनामिक क्यूआर कोड होता है, डायनामिक क्यूआर कोड सिर्फ पेमेंट के लिए होता है। डायनामिक क्यूआर कोड किसके किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, दोज हु आर रेफर्ड इन 542344A BGPM and OIDAR। तो सर डायनामिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल टू whom, नॉट एप्लीकेबल इफ यू आर BGPMO। याद रखिएगा BGPMO क्या होता है, B फॉर बैंकिंग कंपनी मतलब NBFC बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, G फॉर GTA, P फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, M फॉर मल्टीप्लेक्स एंड OIDAR जो इंडिया के बाहर से सर्विसेज दे रहा है। जो OIDAR अंडर सेक्शन नंबर 14 है, उनको भी डायनामिक क्यूआर कोड एप्लीकेबिलिटी नहीं है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुन लीजिए एक बात, सर ये जो रूल नंबर 542344A आ रहा था उसको मैंने यहां लिख दिया। क्यों इन पे बेसिकली ई इनवॉइसिंग, डायनामिक क्यूआर कोड वगैरह एप्लीकेबल नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके लिए स्पेशल डॉक्यूमेंट्स को भी टैक्स इनवॉइस मान लिया जाता है। इनके लिए टैक्स इनवॉइस, अगर ये टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करे, कोई और डॉक्यूमेंट भी इशू करे, तो उनको भी टैक्स इनवॉइस मान लिया जाता है। मतलब सर समझ लीजिए, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFC है, समझ लीजिए आपका बैंक है। बैंक आपको जब स्टेटमेंट देता है ना, तो उसी को टैक्स इनवॉइस मान लिया जाता है। क्या आपने देखा है कि आपके बैंक ने आपको इनवॉइस दिया है? नहीं सर, वो स्टेटमेंट देते हैं और स्टेटमेंट को ही may issue consolidated tax invoice और अदर डॉक्यूमेंट को ही टैक्स इनवॉइस मान लिया जाता है। अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को देखोगे, या तो वो टैक्स इनवॉइस देंगे या अदर डॉक्यूमेंट मतलब GTA कंसाइनमेंट नोट देता है, बिल्टी, वो बिल्टी को ही टैक्स इनवॉइस मान लिया जाता है। सर अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में हो, बसेस क्या देती है, टैक्स इनवॉइस नहीं देती है, टिकट देती है, और टिकट को ही मान लिया जाता है कि सर वो टैक्स इनवॉइस है। मल्टीप्लेक्स के लिए मैंडेटरी है कि वो इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू करे, और इलेक्ट्रॉनिक टिकट को ही टैक्स इनवॉइस मान लिया जाता है। यस सर, पॉइंट क्लियर है, यही यहां पे बोला गया है 542344A। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद अगर आप देखोगे सर्कुलर है, सर्कुलर क्या बोलता है, सर्कुलर बात करता है ज्वेलरी के बारे में। ज्वेलरी कैरिड अलोंग फॉर अप्रूवल और आर्टवर्क सेंट टू आर्ट गैलरीज और गुड्स मूव्ड अंडर सिमिलर सिचुएशन। सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। एक स्मॉल पॉइंट बोल देता हूं, यहां पे एडिशनल क्लैरिफिकेशन इशूड फॉर डायनामिक क्यूआर कोड है। इसका जो सर्कुलर है, ये एक सर्कुलर है, आईसीआई ने अपने स्टैट्यूटरी अपडेट में इंकॉर्पोरेट नहीं किया है, लेकिन ये एक एडिशनल सर्कुलर है जो मैंने यहां पे इंकॉर्पोरेट कर दिया है। इसका आपको समरी में जो भी क्रक्स लिखा हुआ है, क्रक्स आप पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे को पढ़ाना चाहिए, तो मैंने अमेंडमेंट डाल दिया है। मैंने सीए फाइनल May 22 रिलेटेड अमेंडमेंट्स हिंदी में डाले हैं, आप वो अमेंडमेंट में देखिएगा, ये मैंने वहां पे पढ़ा दिया है, लेकिन मेरे को नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। एक बार बस आप सेल्फ रीडिंग कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। डन सर, यहां पे टैक्स इनवॉइस रिलेटेड चैप्टर का अमेंडमेंट में क्लोज करता हूं। आ जाइए टैक्स इनवॉइस चैप्टर में। सुन लीजिए ये क्या बोल रहा है, समझ लीजिए। एक बंदा है और वो यहां से राजस्थान से जा रहा है महाराष्ट्र में एक बंदी का शादी है, और वो बोली अपना मामा को, मामा मेरे को ज्वेलरी लेना है। तो ये बंदा यहां से राजस्थान से गया, ज्वेलरी वगैरह एक सूटकेस में पैक किया और यहां पे चला गया, और यहां बैठ के इनको ज्वेलरी दिखा रहा है। अब पहला क्वेश्चन ये आया, जब ज्वेलर यहां से जा रहा है, ज्वेलरी लेके जा रहा है, तो सर क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएगा? बोला सर डिलीवरी चालान लीजिएगा और डिलीवरी चालान के साथ मूवमेंट कर लीजिएगा। तो सर क्या मेरे को जब मैं महाराष्ट्र जाऊंगा सीटीपी का रजिस्ट्रेशन लेना है? इन्होंने क्लैरिफाई किया सीटीपी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। ठीक है सर, तो सर क्या कैसे ऑपरेट किया जाएगा? आप एक काम कीजिएगा, आप जब जा रहे हो अपना इनवॉइस का डॉक्यूमेंट, जो इनवॉइस का बिल बुक होता है, वो साथ में ले जाइएगा। यहां अगर मैडम ने बोला आई लाइक इट, मेरे को खरीदना है, तो आप फटाफट इनवॉइस बुक निकालिएगा, अपना
आप हो राजस्थान से महाराष्ट्र में सेल कर रहे हो, आईजीएसटी चार्ज कीजिएगा, चैप्टर क्लोज है। डन सर। तो जब लेके जा रहे हो डिलीवरी चालान के साथ ले जाना, ई वे बिल नहीं आएगा क्योंकि ज्वेलरी का केस में ई वे बिल का जरूरत नहीं होता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बोला गया, समझ लीजिए एक आर्टिस्ट है, वो आर्ट गैलरी में अपना आर्ट वर्क वगैरह भेज रहा है। तो आर्टिस्ट जब आर्ट गैलरी में आर्ट वर्क वगैरह भेजेगा, जब वो भेजता है तब वो सप्लाई नहीं होता है। समझ लीजिए एक बंदा आया और बोला आई लाइक दिस पेंटिंग, जैसे ही उसने बोला मेरे को खरीदना है, उसी समय कंसीडरेशन फिक्स्ड हो गया। आप एक काम कीजिए, जब भेजा, सेंडिंग इज इक्वल टू नॉट सप्लाई, इट इज नॉट सप्लाई, लेकिन जब इसने अप्रूवल दे दिया, तो अप्रूवल जब दे दिया तो ये आपका सप्लाई हो गया। और सप्लाई अगर हो गया तो आप टैक्स इनवॉइस इश्यू कर दीजिए। अगर आप हो विद इन द सेम स्टेट तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज कीजिएगा, अगर आप हो डिफरेंट स्टेट में तो आईजीएसटी चार्ज कीजिएगा। लेकिन जब आप भेज रहे हो तब डिलीवरी चालान प्लस ई वे बिल, डिलीवरी चालान प्लस ई वे बिल दोनों आएगा, क्योंकि आर्ट वर्क वगैरह में ई वे बिल एप्लीकेबल होता है, लेकिन ज्वेलरी के लिए ई वे बिल एप्लीकेबल नहीं होता है। मूव ऑन डिलीवरी चालान प्लस ई वे बिल, टैक्स इनवॉइस ऑन अप्रूवल इफ इंटरस्टेट चार्ज आईजीएसटी। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ज्वेलरी के लिए नो ई वे बिल। ओके सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एक एचएसएन कोड रिलेटेड पॉइंट है कि सर हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इनवॉइस में दिखाना है तो कितने, सर जब एचएसएन कोड इशू किया जाता है तो एचएसएन कोड का कितना डिजिट दिखाना है। तो इन्होंने बोला एचएसएन कोड जब आप इनवॉइस में दिखाओगे, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ हो तो सर सिर्फ बी2बी सप्लाई के लिए 4 डिजिट दिखाइएगा, फ्रंट 4 डिजिट्स, और बी2सी सप्लाई के लिए आपको एचएसएन कोड देने की जरूरत नहीं है। सर अगर रजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ है तो 6 डिजिट मैंडेटरी होगा बी2बी सप्लाई के लिए, और बी2सी दोनों के लिए 6 डिजिट आपको देना पड़ेगा इनवॉइस में एचएसएन कोड का। डन सर, पॉइंट क्लियर है। ऊपर आ जाइए, डिलीवरी चालान। ये डिलीवरी चालान क्या होता है? डिलीवरी चालान वो चालान होता है जो आप इशू करते हो जब इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हो। फॉर एन एग्जांपल, जॉब वर्क के लिए कुछ गुड्स भेज रहे हो तो सर इनवॉइस इशू नहीं करोगे क्योंकि गुड्स जाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो सर उस केस में आप जब मूव करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट होगा डिलीवरी चालान। आप गुड्स भेज रहे हो, समझ लीजिए कोई सैंपल्स वगैरह टेस्टिंग वगैरह के लिए भेज रहे हो, तो सर क्या चीज में मूवमेंट करोगे? सेल थोड़ी कर रहे हो। सेल करोगे तो टैक्स इनवॉइस इशू करोगे, तो उस केस में आप डिलीवरी चालान के साथ भेज सकते हो। जब भी मूवमेंट हो रहा है गुड्स का और इनवॉइस इशू नहीं हो सकता है तो सर डिलीवरी चालान इशू कर लेना। यही बोला है कि सर हमेशा डिलीवरी चालान 3 कॉपी होगा, कंजाइनी, ट्रांसपोर्टर एंड कंजाइनर। कब कब इशू होता है डिलीवरी चालान? सप्लाई ऑफ लिक्विफाइड गैस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क, transportation of goods for reason other than supply, transportation when goods transported for supply but invoice could not be issued at the time। अगर आप इनवॉइस इशू नहीं कर पाए जब सप्लाई कर रहे थे तो एक काम करना, डिलीवरी चालान के साथ भेज देना। या गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो कंप्लीट नॉकडाउन, सेमी नॉकडाउन, बैचेस या लॉट में, तो इन दैट सिनेरियो भी आप डिलीवरी चालान का यूज कर सकते हो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। नीचे आ जाइए, नीचे कुछ सर्कुलर दिए हुए हैं। सर्कुलर्स क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए। सर्कुलर नंबर 1 बोलता है प्रोसीजर विथ रेस्पेक्ट टू रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड ड्रग्स और मेडिसिन। टाइम एक्सपायर्ड ड्रग्स और मेडिसिन, फॉर एन एग्जांपल, आप हो एक मैन्युफैक्चरर, आपने क्या किया, आपने पाउडर खरीदा। सर पाउडर जब खरीदा तो उस पर जीएसटी दिया, 100 रुपीज का पाउडर खरीदा, जीएसटी 18 रुपीज का दिया। पाउडर से क्या किया, आपने बना दी मेडिसिन। ठीक है सर, और मेडिसिन को मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया एक ट्रेडर को। ये एक था ट्रेडर, ट्रेडर को मैंने सेल कर दिया। ठीक है सर, 200 रुपए में सेल किया, 36 रुपए का 36 रुपीज का जीएसटी चार्ज किया, इसने इनपुट टैक्स क्रेडिट 36 रुपीज ले लिया। अब सुनिए मेरा बात, समझ लीजिए, एक बात बताइए, अगर आपने सेल किया है 2019-20 में, 1920 रिलेटेड, समझ लीजिए इसने अगर गुड्स को रिटर्न कर दिया, एक्सपायर हो गए ड्रग्स, और इसने अगर आपको रिटर्न कर दिया तो सर आप इसको इशू कर देना क्रेडिट नोट। ठीक है, और आपने जो ये 36 रुपए का जीएसटी गवर्नमेंट को दे दिया था उसको आप गवर्नमेंट से वापस ले लेना। बेसिकली आपका क्रेडिट नोट अगर टाइम लिमिट पे इशू किया गया है तो आप अपना लायबिलिटी को एडजस्ट कर लोगे। तो बेसिकली आपने इससे जो कलेक्ट किया था 36 रुपीज, वो आपने 36 रुपीज गवर्नमेंट को दे दिया था। अब आपने इसको जब क्रेडिट नोट इशू कर दिया तो ये 36 रुपीज आप एडजस्ट कर लीजिएगा गवर्नमेंट से। ठीक है सर, क्योंकि आपने क्रेडिट नोट टाइम लिमिट पे दे दिया। मतलब अगर 1920 रिलेटेड क्रेडिट नोट आपने सितंबर तक इशू कर दिया तब तो ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा था इंडस्ट्री में, फॉर एन एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने सप्लाई कर दिया और क्रेडिट नोट का टाइम लिमिट पार हो गया है।
क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट खत्म हो चुका है, तो सर इस केस में क्या किया जाएगा? इन्होंने बोला रमेश आपने खरीदा पाउडर खरीदा समझ लीजिए 100 रुपीज का, 18 रुपीज जीएसटी चार्ज किया, आपने आईटीसी लिया 18 रुपीज का, डन। आपने इसको सप्लाई कर दिया 200 रुपीज का, 36 रुपीज का जीएसटी चार्ज किया, मतलब आपने पाउडर से बनाया मेडिसिन और मेडिसिन को सप्लाई कर दिया। अब जब फ्रंट पार्टी को सप्लाई किया, मेडिसिन एक्सपायर हो गए तो ये आपको रिटर्न करना चाहता है, लेकिन आप बोल रहे हो मैं आपको क्रेडिट नोट जब इश्यू करूंगा तो उसका मेरे को गवर्नमेंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट नहीं देगी क्योंकि टाइम लिमिट टू इश्यू क्रेडिट नोट खत्म हो चुका है। तो सर इन दिस सिनेरियो गवर्नमेंट ने बोला रमेश एक काम करना, तूने जो इसको सप्लाई किया वो खत्म हो गया, मतलब गवर्नमेंट ने बोला रमेश आपने पाउडर खरीदा, पाउडर का इनपुट टैक्स रेट लिया, सप्लाई किया, जीएसटी चार्ज किया, इसने इनपुट टैक्स ले लिया, काम खत्म हो गया। अब जब ड्रग्स एक्सपायर हो गए, टाइम लिमिट टू इश्यू क्रेडिट नोट खत्म हो चुका है, एक काम कीजिए आप इसको बोलिए ये आपको वापस एक्सपायर्ड ड्रग्स सप्लाई कर देगा, ये आपको सप्लाई कर देगा 200 रुपए और 36 रुपए जीएसटी चार्ज करके फ्रेश सप्लाई कर देगा, सप्लाई ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग्स। आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिएगा 36 रुपीज का। जब आप इस ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे, जो एक्सपायर्ड ड्रग्स पे आपने आईटीसी लिया था वो आईटीसी को भी डिस्ट्रॉय कर देना, गुड्स डिस्ट्रॉयड आईटीसी आल्सो डिस्ट्रॉयड, यही बोला गया है यहां पे। देख लीजिए, अगर पहला ऑप्शन क्या है, रिटर्न बाय रजिस्टर्ड पर्सन ट्रीट एज फ्रेश सप्लाई इश्यू टैक्स इनवॉइस, ये क्या करेगा आपको फ्रेश सप्लाई की तरह सप्लाई कर देगा वापस एक्सपायर्ड ड्रग्स को और जीएसटी चार्ज करेगा, आप आईटीसी ले लीजिएगा। अगर ये कॉम्पोजिशन डीलर है जो आपको रीसेल कर रहा है तो वो इश्यू करेगा बिल ऑफ सप्लाई, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो कमर्शियल इनवॉइस इश्यू करेगा और गुड्स वापस भेज देगा। आपको जब इनवॉइस देगा तो सर जीएसटी चार्ज करेगा, आप जीएसटी आईटीसी ले लीजिएगा। मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रॉय कर देगा रिटर्न ड्रग्स को, जो ये ड्रग्स आए, जो ये एक्सपायर्ड ड्रग्स आए, ये जो सप्लाई किया आपको, इसको आप डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा। जब आप इसको डिस्ट्रॉय करेगा तो आईटीसी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉयड आईटीसी आल्सो डिस्ट्रॉयड, यही बोला गया यहां पे। एंड रिवर्स द आईटीसी एज अवेल्ड ऑन सच रिटर्न सप्लाई, डन सर। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन सिंपल है सर, मैंने इसको सप्लाई किया, ये मेरे को रिटर्न करेगा, मैं इसको क्रेडिट नोट दूंगा, क्रेडिट नोट का लायबिलिटी का एडजस्टमेंट लूंगा। अगर क्रेडिट नोट टाइम पे दे दिया तो मेरे को लायबिलिटी का एडजस्टमेंट मिलेगा, अगर मैंने क्रेडिट नोट टाइम पे नहीं दिया तो लायबिलिटी का एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, यही बोला गया है सेकंड पॉइंट में। चलिए, सप्लायर कैन इश्यू क्रेडिट नोट एंड रिटेलर जब रिटर्न करेगा रिटेलर तो डिलीवरी चालान के साथ भेज देगा क्योंकि ये सेल नहीं है, ठीक है। इफ क्रेडिट नोट इज इशूड विद इन टाइम लिमिट, आपका लायबिलिटी एडजस्ट हो जाएगा, और एल्स लायबिलिटी कैन नॉट बी एडजस्टेड ऑन डिस्ट्रॉइंग द ड्रग्स, रिवर्स द आईटीसी, जो आईटीसी लिया था उसको आप ओरिजिनली जो आईटीसी लिया था उसको डिस्ट्रॉय करोगे क्योंकि वही गुड्स वापस आ गए हैं। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है गुड्स सेंट और टेकन आउट ऑफ इंडिया फॉर अप्रूवल। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कुछ गुड्स इंडिया के बाहर लेके गए, क्यों लेके गए सर? एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए या अप्रूवल के लिए। गवर्नमेंट ने बोला है रमेश वेरी सिंपल, जब इंडिया से गुड्स इंडिया के बाहर लेके जा रहे हो तब वो सप्लाई नहीं है क्योंकि अप्रूवल के लिए लेके जा रहे हो। समझ लीजिए अप्रूवल मिल गया, बेटा टाइम टैक्स इनवॉइस इशू कर देना। अप्रूवल नहीं मिला, 6 महीने के अंदर वापस ले आना। अगर 6 महीने के अंदर वापस नहीं लाए, 6 महीने खत्म होने के बाद उसको मान लिया जाएगा वो सप्लाई हो गया और आपको टैक्स इनवॉइस इशू करते हुए जीएसटी देना पड़ेगा। यही बोला है गुड्स सेंट और टेकन आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। नंबर 1, सिंस इट इज नॉट ए सप्लाई, क्योंकि आप अप्रूवल के लिए लेके जा रहे हो, नो टैक्स इनवॉइस आप मूव करोगे ऑन डिलीवरी चालान। इनवॉइस व्हेन द सेल टेक्स प्लेस, जब सेल हो गया तब इनवॉइस दे देना। इफ बायर डज नॉट एक्सेप्ट, गुड्स कम बैक विद इन 6 months, नॉट सप्लाई, नो टैक्स इनवॉइस। अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो सर एक्सेप्ट नहीं किया तो आप एक काम कीजिएगा, गुड्स को 6 महीने में वापस ले आएगा। 6 महीने में वापस ले आया, वो सप्लाई नहीं हुआ, टैक्स इनवॉइस रेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर इफ बायर डज नॉट एक्सेप्ट एंड गुड्स डोंट कम बैक विद इन 6 months, 6 महीने में वापस नहीं लाए, 6 महीने खत्म होने के बाद इनवॉइस रेज कर देना। इट विल बी डीम्ड एज ए सप्लाई एंड यू हैव टू रेज ए टैक्स इनवॉइस। याद रखिएगा, अगर सप्लाई किया है इंडिया के बाहर, वो एक्सपोर्ट्स हो गया, एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड सप्लाई, और जो भी आईटीसी है उसका रिफंड मिल जाएगा। सर सप्लाई इज ऑलवेज एलिजिबल फॉर जीरो रेटेड सप्लाई क्योंकि एक्सपोर्ट्स आर ऑलवेज जीरो रेटेड। अगर आपने टैक्स इनवॉइस रेज कर दिया, वो सप्लाई हो गया, तो जो भी आईटीसी है उसका रिफंड आपको
दे दिया जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां टैक्स इनवॉइस का चैप्टर खत्म होता है। बाबा ए ग्रेडेड चैप्टर इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन 100% पूछेंगे। डायनामिक क्यूआर कोड और ई इनवॉइसिंग का ध्यान रखना। बाकी सेक्शन नंबर 31(3) ए में भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जो लास्ट पॉइंट है सर्कुलर का, इस पे भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके जाना है। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए बाबा, यहां हम अपना डिस्कशन ऑन द चैप्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस क्लोज करते हैं। एक काम करेंगे, आज का डिस्कशन हम यहीं स्टॉप करेंगे। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप एक काम कीजिएगा, जो टैक्स इनवॉइस का चैप्टर है, जो टैक्स इनवॉइस का चैप्टर आज हमने खत्म किया है, प्लस हमने कौन सा चैप्टर किया, हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर खत्म किया है। दोनों में बहुत सारे क्वेश्चन है एवरीवन, दोनों में बहुत सारे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन आंसर को अच्छे से सॉल्व कीजिए। जहां भी मिस्टेक मिले उस क्वेश्चन को मार्क करके रखिए, ताकि जहां भी मिस्टेक करो उस क्वेश्चन को मार्क कर लो, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले कोई टेंशन नहीं हो। उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। ऐसा मत बोलिएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं करूंगा। अपने हाथ से क्वेश्चन आंसर्स को लिख के सॉल्व कीजिएगा। राइट एवरीवन, डन सर। रिविजनरी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डू लाइक द वीडियो। टेक केयर एवरीवन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स पे। राइट एवरीवन, कल शाम को मिलते हैं 6:30। चलिए बाय गाइस, टेक केयर।